मित्रों नमस्कार, मैं आयुष कुमार पांडे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग वायुमंडल की क्लास करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ आवश्यक सूचना के रूप में अपने क्लासेस के बारे में बताएंगे कि देखिए यूपीपी 2022 का नया बैच प्रारंभ हो गया मित्रों, और इसका एंट्री नंबर है 6386425554 और ऑफर प्राइस है 999 और स्टार्टिंग जो डेट है उसकी 28 मई से मित्रों, इसको ध्यान दीजिएगा। यूपीपी 2022 का नया बैच प्रारंभ है। अब देखिएगा टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट, जीआरएफ, डी, ट्रिपल एसबी का नया बैच भी प्रारंभ हो चुका है और आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी क्लास डेली प्रतिदिन हर विषय की जा रही है। और इस टीजीटी पीजीटी के बैच का जो एंट्री नंबर है 8299003391 और इसका जो ऑफर प्राइस है 2499 रुपया है। स्टार्टिंग डेट जो है इसकी 10 मई से चल रहा है बैच। उसके बाद सुपर टेट 2022 का नया बैच जो चल रहा है उसका एंट्री नंबर है मित्रों 6388441154 और इसका जो ऑफर प्राइस है 1999 है और स्टार्टिंग डेट जो है 7 मई है, तो इसको याद रखिएगा 7 मई है। और किसी भी प्रकार की अगर जानकारी लेना है मित्रों, इंक्वायरी करना है तो स्क्रीन पे दो नंबर आपको दिख रहे होंगे, पहला 63069 और 67730 और दूसरा 6306919521 पर आप किसी भी प्रकार की इंक्वायरी ले सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं मित्रों। तो ये हमारी जो थी आवश्यक सूचना के रूप में आपको मैंने बताया है। और आज हम शुरुआत करेंगे मित्रों वायुमंडल का टॉपिक। शुरुआत होगी वायुमंडल, और वायुमंडल की 5 परतों के बारे में बात होने से पहले हम लोग थोड़ी सी वायुमंडल की बात कर लेते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल का सेंस ये है कि पृथ्वी के चारों तरफ, ये जो हमारी पृथ्वी, आप देखिए यहां फिगर में पृथ्वी दिख रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैसों का एक आवरण है जो सैकड़ों किलोमीटर, अर्थात सैकड़ों का मतलब 10 से 12 किलोमीटर, 10,000 से लेकर के 12,000 किलोमीटर ऊंची अर्थात मोटी परत जो है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है मित्रों, और सर्वाधिक मिश्रण जिस गैस का है उसका नाम है नाइट्रोजन। और आपको पता होगा कि जो वायुमंडल है वायुमंडल में नाइट्रोजन की गैस की सर्वाधिकता है। और दूसरे नंबर पर यदि आपसे यह पूछा जाए मित्रों कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है तो वो 78.03%। कितना है? 78.03%। ये वायुमंडल में गैस का जो नाइट्रोजन गैस है उसका प्रतिशत है। उसके बाद हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं। ऑक्सीजन लगभग 20.9 अर्थात 21% पाया जाता है। आप उसको 20.99 को 21 बोल सकते हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। ये जितने हाइड्रोजन तक मैंने गैसें बताई हैं ये जो है भारी गैसों के अंतर्गत आते हैं और पृथ्वी के निचली सतह पर ये पाई जाती हैं। और इसके अलावा जो हल्की गैसें होती हैं जैसे नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, ओजान है, जेनान है, तो ये जो है हल्की गैसें होती हैं और इनका जो प्रतिशत होता है 1% से भी कम होता है। एक क्या, आप 0.1% से भी कम होता है। इन चारों गैसों का जो लास्ट में मैंने आपको बोला है कि नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन और जेनान की बात मैं कर रहा हूं। पूरे वायुमंडल में 99.02% की भूमिका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यह खुद अकेले निभाते हैं मित्रों। और आपको पता होगा कि जो ये वायुमंडल है हमारा, इसी वायुमंडल के कारण सूर्योदय 2 मिनट पहले दिख जाता है और सूर्यास्त 2 मिनट बाद, अर्थात दिन की अवधि में 4 मिनट की वृद्धि किसके कारण होती है? वायुमंडल के कारण होती है। अगर यह वायुमंडल ना होता तो यह भी एक घाटा होता हमारे दिन रात की अवधियों में कि जो दिन की अवधि है वो 4 मिनट कम होता। यह वायुमंडल के कारण है। ये जो हमारी वायुमंडल है ये हमारी रक्षा करती है किससे? उन गैसों से जो हानिकारक होती है मित्रों। वायुमंडल जो है, जो हमारा वायुमंडल है यह गैसों का मिश्रण है और हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण के रूप में घिरे हुए है। और मित्रों आप फिगर में देख रहे होंगे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 जो है हमारे संस्तर हैं। ये अस्तर जो हमारे 5 हैं और मैंने फिगर के माध्यम दिखाया है
कि किस स्तर में क्या क्या क्रियाएं होती हैं। आपसे पूछा जाएगा सैटेलाइट कहां छोड़ी जाती है, तो आयनमंडल में। और आपसे यह पूछा जाएगा कि आयनमंडल में तापमान कितना होता है, कितने मीटर की ऊंचाई होती है। यह सब इसमें लिखा हुआ है, हम इस पर बात करेंगे आगे, लेकिन अभी फिगर को आप ध्यान से देखते रहिए। अब देखिएगा, जो हमारा वायुमंडल होता है मित्रों, अगर वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता, तो वायुमंडल नहीं होता तो हमारे पृथ्वी पर जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो हम लोग एक एक बात को जैसे क्लास में पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़ेंगे। और आपको यह भी पता होगा कि जो हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल का जो रासायनिक संगठन है वो दो भागों में विभाजित है। वायुमंडल में रासायनिक संगठन का सेंस यहां भी यह है मित्रों कि जो एक सममंडल होता है दूसरा विषममंडल होता है। सममंडल में 3 परतें आती हैं, क्षोभमंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल आती हैं। लेकिन इसके अलावा जो 2 मंडल है, आयन मंडल और बहिर्मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये विषम मंडल के अंतर्गत आती हैं। सममंडल का जो विभाजन है वो लगभग आप ये मान सकते हैं कि ये जो है 90% किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से 90% किलोमीटर के क्षेत्र तक है इन 3 मंडल का, और दूसरे का लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो हम रासायनिक संगठन की भी बात करेंगे। और जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल को परतों के आधार पर विभाजित किया गया है, तो उन परतों के आधार पर भी आपको अध्ययन कराएंगे और एक एक चीजें महत्वपूर्ण तरीके से बताई जाएगी। तो देखिएगा, सबसे पहले वायुमंडल का अर्थ आपको बताते हैं, शुरुआत करते हैं मित्रों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा वायुमंडल का अर्थ, कि वायुमंडल क्या होता है। सबसे पहले वायुमंडल का अर्थ देखते हैं। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल का पृथ्वी के चारों ओर, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैसों के मिश्रण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं? एक विशाल आवरण को क्या कहते हैं? इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। कई 100 किलोमीटर, अर्थात कई 100 किलोमीटर तक इन गैसों का मिश्रण फैला हुआ है। कई 100 किलोमीटर तक, अर्थात आप देख रहे हैं कि आपके फिगर में 960 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कई 100 का मतलब क्या होता है। कई 100 का सेंस मित्रों यहां भी यह है कि लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग 10,000, ये एग्जैक्ट नहीं होता है। वायुमंडल का जो बहिर्मंडल होता है मित्रों, ये एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन किताबों में 10,000 तक लिखा हुआ है। तो बहिर्मंडल जो है, बहिर्मंडल का जो वो बताया गया है कि बहिर्मंडल कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो बहिर्मंडल की जो प्रक्रिया है मित्रों 640 से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक है। तो याद रखिएगा, तो ये जो है 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक बहिर्मंडल का विस्तार है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल कितने किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, तो अगर लगभग बोलना हो तो आप 10,000 बोल सकते हैं। लगभग बोलना हो तो 10,000 बोल सकते हैं। यह सौर विकिरण के लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होती है। अगला पॉइंट, यह सौर मंडल के लघु, अगले उस पे ले लेते हैं, देखिएगा, यह सौर मंडल के, उसी में है ये पॉइंट, यह सौर मंडल के लघु तरंग के लिए, लघु तरंग के लिए
पारदर्शी होती है तथा पार्थिव तरंग के लिए अपारदर्शी होती है। कौन? वायुमंडल। पार्थिव विकिरण के लिए ध्यान दीजिएगा, तरंग नहीं, पार्थिव विकिरण के लिए यह अपारदर्शी होती है और लघु तरंगों के लिए यह पारदर्शी होती है। तो सौर विकिरण की बात हो रही है, सौर मंडल के लघु तरंग के लिए क्या होती है? पारदर्शी होती है, और पार्थिव विकिरण के लिए क्या होती है? अपारदर्शी होती है। इस बात को याद रखना है। यही हमारा क्या है? वायुमंडल। अब हम लोग बात करेंगे वायुमंडल का संगठन। देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात, वायुमंडल का संगठन। देखिएगा मित्रों, वायुमंडल में सबसे मैंने पहले ही बता दिया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, पहले नंबर पर मित्रों नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का प्रतिशत मैंने पहले बताया 78.03 कितना? नाइट्रोजन 78.03%। इसका विभाजन है 78.03। यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन पूछा जाए तो ऑक्सीजन 22.99। अगर ऑक्सीजन पूछा जाए तो 20.99। ध्यान दीजिएगा, कितना? 20.99%। कितना है ये? इसको आप क्या बोल सकते हैं? अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 21% बोल सकते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेटली 78% बोल सकते हैं। बोलिए, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं इसको 78 और इसको 21। अगली गैस है आर्गन। अगली कौन सी गैस है? आर्गन। और एक बात याद रखिएगा, अभी आप देखेंगे कि इन्हीं दो गैसों का मिश्रण यदि मिला दिया जाए, मित्रों मिला दिया जाए तो 99.0% हो जाता है। 99.02% हो जाता है। कितना? 99.02% हो जाता है। 99.02% हो जाएगा। अकेले 99.2 मतलब पॉइंट। अब देखिएगा, केवल 1% लगभग बचा 100 पूरा होने में। अब 1% में बाकी गैसें आती हैं, तो बाकी गैसों के अंतर्गत देखिएगा, आर्गन की अगर बात करी जाए, आर्गन तीसरा है। चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरे नंबर पर आर्गन है। आर्गन का जो प्रतिशत है 0.93%। 0.93 आर्गन है। और यदि पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03%। 0.03%। ये किसका है? आर्गन का है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का है। और इसके अलावा यदि हाइड्रोजन की बात करी जाए तो 0.01%। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है मित्रों? 0.01% है। किसका? हाइड्रोजन का। कहने का मतलब मित्रों, मेरा अर्थ क्या है कि अगर केवल आप इन तीन गैसों की बात कर लें, तो जो इनका प्रतिशत बनता है 99.9% बनता है। आप समझिए, यहां पर इन तीन गैसों का 99.9 और इन दो गैसों का 99.2%। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 100% हो जाते हैं। थोड़ा सा कम होता है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि 0.1% में बाकी सब गैस आती हैं। आप समझिएगा, इन गैसों को, जो वायुमंडल के गैस होते हैं, कुछ तो भारी गैसें होती हैं, कुछ हल्की गैसें होती हैं। तो ये जितनी भी गैसें, मैंने आपको 5 गैसों का नाम बताया है मित्रों, ये कैसी गैसें हैं? भारी गैसें। एग्जाम में कई बार यहीं से सवाल बन जाता है कि भारी गैसों में कौन कौन सी आती हैं। तो ये है भारी गैसें। कौन सी? ये भारी गैसें हैं। और इसमें से आर्गन एक ऐसी गैस है जो अक्रिय गैस के रूप में जानी जाती है। कैसी गैस है? अक्रिय गैस के रूप में जानी जाती है। आर्गन किस रूप में जानी जाएगी? आर्गन अक्रिय गैस के रूप में जानी जाती है। यह भी एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है। तो आर्गन अक्रिय होते हुए भी भारी है। और यहां पर जो हल्की गैसें हैं उनका मैं नाम आगे लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगले पॉइंट में चलते हैं।
अगले पॉइंट में चलते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, ये तो भारी गैसें थी। अब हम बात करते हैं किसकी, हल्की गैसों की। और हल्की गैसों मित्रों देखिए कौन कौन सी गैस आती है हल्की गैसों में, हम लोग उसकी बात करते हैं हल्की गैसों की। अभी तक आपने 5 गैस का नाम देखा था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये 5 गैसों की बात हुई थी। अब हम हल्की गैसों की बात करते हैं, जैसे नियोन, जिसको एनी बोलते हैं, नियोन 0.0018%। नियोन की यदि हम बात करें, नियोन 0.0018%, 0.0018%, 0.0018%। हीलियम, जिसको एच बोला जाता है, हीलियम 0.0005। हीलियम कितना, ध्यान दीजिएगा, हीलियम 0.0005%, 0.0005%, 0.0005%। अब देखिएगा तीसरा, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन जिसको Kr बोलते हैं, 0.001%। क्रिप्टॉन तीसरे नंबर पे आता है, कौन, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन 0.0001% आता है, कितना, 0.0001% आता है। 3 बार 0 है फिर 1 है, प्रतिशत आता है। अगर जेनान जो लास्ट है, जेनान गैस की बात कर दें, जेनान, जेनान की बात किया जाए, 0.000 फिर 2 बार 0, उसके बाद कितना, 5% आता है। 5 बार 0, 0.000 फिर 2 बार 0, 0.05%। अब देखिएगा, ये जो है ये सब हल्की गैसें हैं मित्रों। ये 4 गैसें हल्की है और इनका वायुमंडल में प्रतिशत बहुत ही कम है। इनको हल्की गैसों के रूप में, अर्थात ये हमारे वायुमंडल के ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं, पृथ्वी के सटे हुए सतहों पे नहीं पाए जाते। और ये जो गैसें होती है मित्रों, इन गैसों में ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही क्या होती है, हानिकारक होती है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, बात करेंगे हम लोग क्रमशः कुछ गैसों के बारे में कि ये गैसों का काम क्या है, फिर उसके बाद हम इनके स्तरों की बात करेंगे, संस्तर क्या क्या कैसे कैसे बने मित्रों, तो बात क्लियर हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन मित्रों समझिएगा, नाइट्रोजन यह बहुत ही महत्वपूर्ण गैस होती है। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। सही देखा जाए तो नाइट्रोजन का जो सही अर्थ में प्रयोग होता है, वो पेड़ पौधे उसको ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। तो हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नाइट्रोजन भी वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण गैस माना जाता है। यह वायुमंडल का सर्वप्रमुख गैस कहलाता है। तो नाइट्रोजन का विस्तार आपने अभी देखा कि 78.03% नाइट्रोजन की भूमिका है। कितनी भूमिका है? 78.03% भूमिका है। यह वायुमंडल का, देखिएगा, यह वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है, सबसे प्रमुख गैस है। पॉइंट नंबर तीसरा, यह पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है। सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है, सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है। कौन? नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है मित्रों। तो ध्यान देना है, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और मनुष्यों को ऑक्सीजन देते हैं। तो यहां पर देखिएगा, आप सबसे पहले प्रतिशत याद रखिएगा, वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है, पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। और मिट्टियों में नाइट्रोजनीकरण की प्रक्रिया आपने सुनी होगी, नाइट्रोजनी चक्र आप पढ़ेंगे। नाइट्रोजन जो है 7 प्रकार के होते हैं। ये आपको कृषि में पढ़ाया जाएगा, या जो आपको इकोनॉमिक्स में कृषि पढ़ाएगा वो बताएगा आपको। तो बात समझ में आ रही होगी, नाइट्रोजन कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। और नाइट्रोजन का जो स्तर होता है ये 7 प्रकार के होते हैं, तो इनको भी याद रखना है आपको। चलिए हम लोग यहां बात करेंगे किसी अगले गैस की, ऑक्सीजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन दूसरे नंबर की सबसे महत्वपूर्ण गैस है। चलिए दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण गैस की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन। देखिए केवल हम भारी गैसों की बात करेंगे, यहां पे हल्की गैसों की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां सवाल बनते हैं उन्हीं पर केवल बात होगी।
कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण है। देखिएगा दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है मित्रों, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन को आप जानते ही हैं O2 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? O2 के नाम से जाना जाता है। यदि वायुमंडल में इसका प्रतिशत देखा जाए तो 20.99%। कितना? यदि हम इसके प्रतिशत की बात करें तो 20.99%। इसका प्रतिशत कितना है? 20.99। इस गैस को प्राणदायिनी गैस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्राणदायिनी गैस कहा जाता है। प्राणदायिनी गैस बोलते हैं, प्राणदायिनी गैस कहा जाता है। प्राणदायिनी मतलब ये गैस न रहे तो जीवन संभव नहीं हो सकता है। और इसकी यदि ऊंचाई की बात हम कर दें, यदि हम इसके ऊंचाई की बात करें मित्रों, तो लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन नगण्य हो जाता है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन नगण्य हो जाता है, नगण्य हो जाता है, नगण्य हो जाता है। यह बात क्लियर होगी आपको। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल में विशुद्ध ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं। तो हरे पौधे क्या विमुक्त करते हैं? तो हरे पौधे, ध्यान दीजिएगा, हरे पौधे विशुद्ध रूप से ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं। विमुक्त करते हैं, ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि नाइट्रोजनीकरण के द्वारा वो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं, ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं। उसके बाद देखिएगा हरे पौधे जो होते हैं वो संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं। तो यहां पर जो अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए ऑक्सीजन ही सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है और इसी को इसलिए बोला जाता है प्राणदायिनी गैस है। तो इतना पॉइंट हमारे लिए ऑक्सीजन के लिए बहुत पर्याप्त होगा, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं अगला आर्गन की बात करते हैं। आर्गन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 0.932% इसकी भूमिका है। आर्गन की कितनी भूमिका है? आर्गन की बात करते हैं। आर्गन, तो आर्गन को AR के नाम से जाना जाता है। आर्गन को किस नाम से जाना जाता है? AR के नाम से जाना जाता है, AR से। इसकी भूमिका कितनी है मित्रों? तो मैंने आपको भूमिका पहले ही बता दिया है कि 0.932%, 0.923% इसकी क्या है? भूमिका होती है। 0.932% आर्गन की भूमिका है। और आर्गन जो होता है यह अक्रिय गैसों में जो आर्गन होता है, अक्रिय गैसों में सबसे भारी है। अक्रिय गैसों में यह कैसी गैस है? यह अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस के साथ साथ यह भारी भी है। भारी के साथ साथ, जैसे आपने 5 भारी गैसों का नाम देखा था, 5 भारी गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये 5 गैसों में से आर्गन जो है हल्की गैस के, भारी गैस के रूप में आती है और यह एक अक्रिय गैस है। भारी और अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैसों में आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और अन्य गैसें भी, जैसे नियोन, जैसे हीलियम, जैसे क्रिप्टॉन, जैसे जेनॉन, जैसे ओजोन, ये सब कैसी गैसें? अक्रिय गैसें। लेकिन अक्रिय गैसों में जो आर्गन है यह सबसे भारी होती है। मैंने यहां पे लिखा है कि यह जो गैस होती है सबसे भारी होती है। अक्रिय गैसों में सबसे भारी, अक्रिय गैसों में सबसे भारी गैस है। सबसे भारी गैस अक्रिय गैसों में सबसे भारी गैस है मित्रों, इस बात को ध्यान में रखना। अब मेरी बात समझिएगा, ये अक्रिय गैसों में सबसे भारी होती है। अक्रिय गैसों में सबसे भारी गैस होती है मित्रों। और उसके बाद हम लोग अब बात किसकी करेंगे? अब हम लोग बात करने वाले हैं मित्रों यहां पर, ये तो हमारी कुछ महत्वपूर्ण गैसों की बात थी। अब हम बात करेंगे अपने सीमाओं की, कि क्षोभ सीमा क्या है, समताप सीमा क्या है और
क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, मध्य मंडल क्या है, आयन मंडल क्या है और बहिर्मंडल क्या है, इनकी बात करेंगे। गैसों से इनसे सवाल ज्यादा पूछता है, इसलिए मैंने आपको गैसों से संबंधित भी कुछ बातें बता दी है। अब हम लोग बात करेंगे अपने वायुमंडल की, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा है, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लीजिए चाहे हीलियम की बात कर लीजिए, ये हमारे वायुमंडल में बहुत माइन्यूट मात्रा में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% मिलता है और हाइड्रोजन 0.01% मिलता है। तो इन गैसों की भूमिका बड़ी कम होती है, इनका केवल वो प्रतिशत याद रखना है मित्रों, जो मैंने आपको पहले लिख के दिखाया है, उस प्रतिशत से ही काम चल जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको कुछ ऐसे सवाल भी दिखाता हूं मित्रों, क्योंकि मैं पढ़ाने से पहले बहुत तैयारी करके कि कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है उनको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, और उन क्वेश्चन को आप देखेंगे तो खुद आपको लगेगा कि नहीं, ऐसे सवाल जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो जरूरी है कि हमें उन चीजों पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपके सामने मैंने देखिए लिखा हुआ आर्गन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान और हीलियम। आप आर्गन को जानते हैं कि आर्गन भारी गैसें होती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी भारी गैसों में आती है, लेकिन नियान यहां पर हल्की गैस है मित्रों, और हीलियम भी यहां पर कैसी गैस है, हीलियम भी यहां पे हल्की गैस है। तो यहां पे हल्की गैस दो हैं और दो भारी गैस हैं। अब जब जैसे ही भारी गैस होगी तो भारी गैसों का प्रतिशत ज्यादा होता है किनकी अपेक्षा में, हल्के गैसों की अपेक्षा में। तो यहां शुरुआत किससे हुआ, आर्गन, और आर्गन का प्रतिशत मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया 0.932, 0.93, मतलब तीसरे को पहले से मिलाना है। मेरी बात समझ में आ रही होगी मित्रों, मेरी बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि इसमें क्या मैं बताना चाह रहा हूं। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की बात आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको खूब चिल्ला के बताया कि 0.3%, तो 0.3% देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आ गया चौथे नंबर पर। अब बात आती है नियान की, नियान कितना है, तो 0.0018, 0018, देखिए 0018 अगर यहां पे है तो नियान को यहां लगा दीजिए। अगर बचा हीलियम, तो हीलियम के लिए मैंने आपको बताया था 0.01%, कितना, 0.01%, लेकिन हीलियम के लिए देखिएगा, सॉरी 0.01 तो हाइड्रोजन का है, और हीलियम के लिए 0.0005 है। यहां पर हीलियम के लिए क्या बनेगा, 0.0005। आपको ऐसे ही रटना होगा, ये सारी बातें रटनी होंगी, तभी क्लियर होगा। जब हम लोग पढ़ाते हैं और कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, मुंह से उल्टा निकल जाता है, तो इन चीजों को ध्यान देना। अब यहां पे देखिएगा मित्रों, ऐसे इनका उपयोग जो भारी और हल्की गैसें हैं, इनका उपयोग आयोग इनके प्रतिशत से ले लेता है। तो मित्रों एक बात याद रखिएगा, सवाल हमेशा कहीं से भी पूछा जाता है, लेकिन जो ऑथेंटिक चीजें हैं, जो बार बार आयोग जहां से पूछ रहा है, उन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, प्रतिशत याद रखना है। अब देखिएगा, पहले का आर्गन का क्या बना था, 3, तो पहले का तीसरा, मतलब A का 3 जहां होगा आप वहीं खड़े हो जाइएगा। A का, अच्छा ABCD लिखा हुआ है यहां पे, ABCD, तो A का तीसरा आप देख रहे होंगे यहां पर भी मिल रहा है, A का तीसरा यहां पर भी, C में भी मिल रहा है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का चौथा, B का चौथा, इसमें चौथा नहीं है तो इसको C को काट दीजिए, और बल्कि यहां B पे चौथा मिल गया, और C पे पहला मिलना चाहिए, C पे पहला मिल गया, और D पर दूसरा मिलना चाहिए, D पे दूसरा मिल गया। मतलब आंसर कौन सा सही है मित्रों, B वाला। मुझे उम्मीद है इस सवाल से आप ये समझ पाए होंगे। और देखिए टीजीटी 2009 में पूछा गया सवाल भी है, ऐसा नहीं कि मैं इधर उधर के सवाल की बात कर रहा हूं। टीजीटी बार बार ऐसे सवालों को पूछ रही है मित्रों, तो इन पर हमें फोकस करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे करिए। उम्मीद है कि ये बात आप एकदम क्लियर समझ रहे होंगे, कोई समस्या किसी को नहीं हो रही होगी। बोले किसी की समस्या है, नहीं है। अब देखिएगा, ऐसे ही कुछ सवाल और भी आपके सामने मैं लाऊंगा मित्रों, ये सारे सवाल प्रैक्टिस सेट में होंगे, और इन सारे सवालों की पर बात होगी, चर्चा होगी, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और अब देखिएगा अगला सवाल, निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया सवाल है। तो सवाल का नेचर अगर ऐसा है तो ये टीजीटी में भी पूछा जा सकता है मित्रों। 2014 में पूछा गया सवाल है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में, सन दिया हुआ 2014। मित्रों पहले सवाल को आप अच्छे से देखिए, निम्न में से कौन सी ट्रेस गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। मीथेन, ऑक्सीजन, हीलियम और ओजोन। तो इस तरीके के सवाल बने हैं, आप वायुमंडल को देख लीजिए सीधे। वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, हीलियम, ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन, ओजोन और मीथेन। बताइए मीथेन पाई जाती है क्या? बोले मीथेन का नाम मैंने कहीं लिया था? नहीं लिया था। तो जब मीथेन नहीं लिया मित्रों तो ये गलत हो जाएगा ना, मेरी बात समझिए, यहां पे क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान देना है। हम लोग आगे बात करेंगे मित्रों, हम लोग की बात चलती रहेगी, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने उसी पॉइंट पे जहां पे हम लोग थे। अब देखिएगा, ये तो मेरा बताने का केवल व्यू ये था कि ताकि आप लोग क्वेश्चन को समझते रहें। क्वेश्चन मैं लास्ट में रखा हूं, क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले हम लोग बात किसकी करेंगे? हम लोग बात करेंगे वायुमंडल के स्तर की बात करेंगे। देखिएगा, आपके सामने वायुमंडल का ये फिगर बना हुआ है, ट्रोपोस्फेयर। इसका नाम क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का मतलब आप जानते ही हैं क्या है? ट्रोपोस्फेयर का मतलब यह है क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। और ये जो क्षोभ मंडल है मित्रों, क्षोभ मंडल, ये जो क्षोभ मंडल शुरुआत से एकदम अच्छे तरीके से कि क्षोभ मंडल कैसे पढ़ा जाए वहां से शुरू किया जाएगा। क्षोभ मंडल क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं क्षोभ मंडल को। सबसे पहले तो यही याद रखना कि हर मंडल को इंग्लिश में भी याद रखिए। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं और वायुमंडल का सबसे निचला स्तर होता है, अर्थात पहला स्तर क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। यहां देखिए ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर विषुवत रेखीय क्षेत्रों में इसका फैलाव थोड़ा ज्यादा और ध्रुवीय क्षेत्रों में इसका फैलाव थोड़ा कम। अब विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अगर हम इसके सतह से मोटाई की बात करें, सतह से मोटाई की तो 13 किलोमीटर, और यदि ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो वो 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर यह थोड़ी मोटी होती है और ध्रुवीय क्षेत्र में थोड़ी पतली होती है। क्योंकि मैंने किलोमीटर की बात बता दी तो चीजें एकदम क्लियर हो रही होगी, कोई समस्या यहां पे नहीं बन रहा होगा। बोले क्लियर है कि नहीं है? अब देखिएगा, मौसमी परिवर्तन इसी स्तर में होता है। मौसम जो होते हैं, मौसम परिवर्तन, आप देख रहे होंगे बादल गरज बरस रहा है, बादल गरज रहे हैं, एरोप्लेन चल रहा है और हॉट एयर बैलून भी उड़ रहे हैं। यहाँ पे जितने भी वायुमंडलीय दशाएं हैं यहां पर आपको प्रदर्शित हो रहा है। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। और इस क्षोभ मंडल में आप 125 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड 165 मीटर पर मित्रों बढ़ने पर, आप इस स्तर की बात मत, मैं क्षोभ मंडल की बात कर रहा हूं। अगर आप क्षोभ मंडल में, यदि आप क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर बढ़ते हैं, 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? घट जाता है। और इसी को ताप की सामान्य ह्रास दर कहते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट दर बोलते हैं इसको। इसी को क्या बोलेंगे? सामान्य ह्रास दर बोलते हैं। ताप का सामान्य ह्रास दर बोलते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई समस्या नहीं होगा। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक सीमा होती है जिसको क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप और क्षोभ के बीच की विभाजक सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है। और विषुवत वृत्त के ऊपर जो क्षोभ सीमा में हवा का तापमान होता है मित्रों, वो विषुवत वृत्त के ऊपर जो क्षोभ सीमा का तापमान होता है मित्रों -80 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब ध्रुवीय क्षेत्रों पे जाएंगे तो -45 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान होता है। और यहां पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहते हैं। और इसी के निचली सीमा पर जेट पवनें प्रवाहित होती हैं। जेट पवनें कहां प्रवाहित होती है मित्रों? तो वहीं प्रवाहित होते हैं जहां पे तापमान क्या होता है? सामान्य रहता है। तो अगर हम विषुवत रेखीय क्षेत्रों की बात करें, यदि हम विषुवत वृत्त की बात करें तो जो इसका तापमान होगा -80 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब हम ध्रुवीय क्षेत्र की बात करेंगे तो -45 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इनकी निचली सीमा पर ही जेट पवन प्रवाहित होती है। तो ये हमारे क्या है? क्षोभ मंडल की बातें हैं, तो इनको दिमाग में रखना है, ये क्षोभ मंडल से संबंधित है। ठीक है, 2-3 पॉइंट लिख देता हूं, चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी कि क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है। अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें, क्षोभ मंडल कि क्षोभ मंडल का क्या विस्तार है, तो पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्र पे यह 8 किलोमीटर हो जाती है। ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर मोटी रहती है। ध्रुव के निकट कितना? तो पहले हम पृथ्वी के सतह की बात कर लें। पृथ्वी से 13 किलोमीटर है और ध्रुवीय क्षेत्र पर मित्रों क्या है? 8 किलोमीटर है। तो ध्रुवीय क्षेत्र पर 8 किलोमीटर है। ध्यान देना, किसकी? क्षोभ मंडल की मोटाई की बात हो रही है। क्षोभ मंडल की मोटाई की बात हो रही है, तो इसको याद रखना है।
अगर हम आपसे ये बोलें कि क्षोभ मंडल में जब आप 165 डिग्री ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान में क्या हो जाती है, तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है, तापमान वृद्धि हो जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहां पर वृद्धि बोल दिया था, सॉरी, घट जाता है। तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो याद रखिएगा, तो यहां पे घट जाएगा तापमान, और इसी को सामान्य ह्रास दर, किसका, तापमान का सामान्य ह्रास दर कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, इसी को सामान्य ह्रास दर कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट दर बोलते हैं इसको। तो सामान्य ह्रास दर कहते हैं, इसको याद रखना है। कहां जाने पर, 165 डिग्री ऊपर जाने पर, कहां पे, क्षोभ मंडल में। तो ये आपको याद रखना है। ज्यादातर सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि किस मंडल में वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं, तो वायुमंडलीय घटनाएं, वायुमंडलीय घटनाएं, वायुमंडलीय घटनाएं कहां पे, जैसे कौन कौन से, बादल का गरजना, कौन कौन सा, बादल का गरजना, हॉट एयर बैलून का उड़ना, जैसे बादल बरसना, एरोप्लेन का चलना, यह सब क्षोभ मंडल की विशेषता है। यह किसकी विशेषता है मित्रों, यह सब क्षोभ मंडल की विशेषता है। तो याद रखिएगा, क्षोभ मंडल की विशेषता होती है। हम लोग अगले मंडल पर चलते हैं, और अगले मंडल की बात होगी, कौन सा है, समताप मंडल। समताप मंडल की बात करते हैं। देखिएगा, अगला है समताप मंडल। हम लोग इसी पर समताप मंडल की भी बात कर लेते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर को क्या बोलते हैं, समताप, पृथ्वी का वायुमंडल। ये हिंदी में है, वो इंग्लिश में था, वहां पे मैंने एक बता दिया है। अब यहां पर मैं आपको दूसरा, कौन सा, स्ट्रेटोस्फीयर, दोनों को इंग्लिश में हिंदी में भी याद रखना है। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। यहां पे तापमान क्या होते हैं, समान होते हैं। यहां पर तापमान क्या होगा मित्रों, समान होगा। हम लोग समताप मंडल की बात करते हैं। समताप मंडल किसे कहा जाता है, क्षोभ सीमा से, देखिएगा, क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर, मतलब आपने 13 किलोमीटर देखा है, 13 किलोमीटर से ऊपर जब बढ़ेंगे 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक क्षोभ सीमा कहलाती है। आप पिछले ही मैप में देख लीजिएगा, वहां पे सारी डिफिनीशन बनी हुई है, कितना किलोमीटर है वो सब लिखा हुआ है। अच्छा, किलोमीटर नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, अगले पे ही कर लेते हैं। और या तो मैं समताप मंडल को अलग से पढ़ा देता हूं। देखिएगा, समताप मंडल, समताप मंडल क्या होता है समझिएगा। क्षोभ सीमा से, क्षोभ सीमा से, क्षोभ सीमा से कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार है। कितना किलोमीटर मित्रों, 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार है। अगले पॉइंट पर, इसी में ओजोन परत पाई जाती है। दूसरी विशेषता, ओजोन परत, इसी में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा ओजोन परत कहां पाई जाती है, समताप मंडल में। ओजोन परत पाई जाती है किसमें, समताप मंडल। इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर, निचले भाग में 20 किलोमीटर तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन, तापमान में कोई परिवर्तन मित्रों नहीं होता है। यह बात आपको याद रखना है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहां तक, 20 किलोमीटर तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए इस क्षेत्र में वायुयान चलाया जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में क्या चलाए जाते हैं, वायुयान चलाया जाता है। वायुयान चलाया जाता है। और कौन सा वायुयान, कौन सा वायुयान, लड़ाकू वायुयान। कौन सा, लड़ाकू वायुयान चलाया जाता है। वायुयान चलाया जाता है वायुमंडल में। अब देखिएगा, अगले पॉइंट की बात हम करते हैं। लड़ाकू वायुयान की बात यहां पे होगी समताप मंडल में। और समताप मंडल में, समताप मंडल की सीमा पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये भी बात याद रखिएगा। यह समताप मंडल की विशेषता।
आपसे पूछा जाएगा समताप मंडल का विस्तार क्या, 50 किलोमीटर तक, इसी में ओजोन परत पाई जाती है। अब पूछा जाएगा कि ओजोन परत कहां से कहां, तो 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य। अब देखिएगा यहां पर ओजोन परत पाई जाती है। थोड़ा सा बात हम किसकी करेंगे, ओजोन परत की। तो ओजोन परतों में ओजोन परतों में अब देखिएगा ओजोन परत में क्या पाई जाती है। तो यहां पर बात हुई अभी थोड़ी देर पहले कि ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन परत का विस्तार कितना है, तो 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर के मध्य इस ओजोन परत का क्या है, विस्तार है। ये जो ओजोन परत है मित्रों, यह हमारे वायुमंडल में रहने वाले लोगों को, वायुमंडल में रहने वाले लोगों को सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। कौन बचाता है, ये ओजोन परत बचाती है। ओजोन परत बचाती है किसको, जो हमारे वायुमंडल में सूर्य का जो सर्वाधिक तापमान आता है उस तापमान से बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, O3 गैस से बचाती है, जितने भी हमारे सेहत को हानिकारक गैसें होती हैं उनको बचाती है। और पूछा जाता है एग्जाम में सबसे बड़ा ओजोन परत का क्षेत्र कहां देखा गया है, कहां पाया गया है, तो वो अंटार्कटिका होगा। आंसर ये भी याद रखिएगा, अंटार्कटिका सबसे बड़ा छिद्र ओजोन मंडल में। ओजोन परत का सबसे बड़ा छिद्र पूछेगा, ओजोन परत का सबसे बड़ा छिद्र पूछा जाता है। सबसे बड़ा छिद्र कहां पर है, तो बताइए कहां बताएंगे, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सबसे बड़ा छिद्र है, अंटार्कटिका में सबसे बड़ा छिद्र पाया जाता है। बात मेरी क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, मध्य मंडल की, और शुरुआत किया जाए मध्य मंडल। ये समताप मंडल होगा मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एग्जाम में इसी तरीके से पढ़ के जाइएगा, 100% आपको सफलता मिलेगी। तो हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखिएगा तीसरा है मध्य मंडल। कौन सा है, मध्य मंडल। मध्य मंडल का मतलब क्या होता है, थोड़ा यहां पे ध्यान देना है और इसके बारे में प्रकाश डालते हैं। मध्य मंडल एक ऐसा मंडल है जो समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है और यह वायुमंडल के बीचों बीच में स्थित है, वायुमंडल के बीचों बीच में स्थित है। अभी आपने समताप मंडल 50 किलोमीटर देखा था, 50 से 30 किलोमीटर के बीच के रेंज को, यह जो परत होती है उसी को मेसोस्फीयर या मध्यमंडल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, मेसोस्फीयर या मध्यमंडल। ध्यान दीजिएगा, मेसोस्फीयर कहा जाता है। मेसोस्फीयर बोलते हैं 50 से 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक ये इसका विस्तार है। 50 से कितना किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक विस्तार है। और 80 किलोमीटर के ऊंचाई पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब आप जाएंगे तो टेम्परेचर कितना होगा, तो याद रखना है 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। और ऊपर जाने पर तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है, और ऊपर जाएंगे तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये हमारी बात किसकी रही है, ये हमारी बात थी मित्रों, किसकी बात थी, ये बात थी हमारी मध्य मंडल की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा चौथा मंडल है, चौथा मंडल आयन मंडल की तरफ हम लोग चलते हैं। ये हमारे 3 मंडलों की बात हो गई, मध्य मंडल तक हमने पढ़ा है। अब हम लोग बात करेंगे आयन मंडल की। और हां, एक बात और भी आपको बता देना चाहते हैं यहीं पर कि जो आयन मंडल है, जो आयन मंडल है मित्रों, जो आयन मंडल है इसमें आयनिक घटनाएं ज्यादा घटित होती हैं। आयनिक घटना से संबंधित मतलब समझिएगा, आयनिक घटनाएं क्या होती हैं आयन मंडल।
चौथा मंडल है आयन मंडल। इसका जो विस्तार है मित्रों 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक। आयन मंडल की अगर बात करी जाए, आयन मंडल की बात करी जाए, आयन मंडल, तो आयन मंडल का जो विस्तार है मित्रों 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर के क्षेत्र तक इसका विस्तार है। कितना किलोमीटर? 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक आयन मंडल का विस्तार है। उसके बाद जो आयन मंडल है उसका विस्तार एनसीईआरटी ने 2008 के अनुसार, इसका जो विस्तार ये 640 आप देख रहे हैं, यह विस्तार 640 के जगह पर इसको 400 किलोमीटर बताता है। एनसीईआरटी ने 80 से लेकर के 400 किलोमीटर किसने बताया है? एनसीईआरटी। कब? 2008 की किताब के अनुसार इसकी जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर बताई गई है। ये भी दिमाग में रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये चीजें पूछ लिया जाता है, तब समस्या हो जाती है। बात क्लियर है? तो इनको दिमाग में रखना है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट समझिएगा, इस स्तर में विद्युतीय चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। इस स्तर में क्या घटित होती हैं? विद्युतीय चुंबकीय घटनाएं। विद्युतीय चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। आपसे पूछा जाएगा कि विद्युतीय चुंबकीय घटनाएं कहां घटित होती हैं, क्या बताएंगे? आयन मंडल में। विद्युतीय चुंबकीय घटनाएं कहां घटित होंगी मित्रों? आयन मंडल में घटित होती हैं। और यह जो परतें हैं कई स्तरों में विभाजित हैं। कई स्तर का मतलब डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। ये कई स्तरों में है। उन स्तरों का नाम लिख दिया जाए, जैसे डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। इतने भागों में कौन विभाजित है? आयन मंडल विभाजित है। इसको भी याद रखना है। आयन मंडल कितने स्तरों में विभाजित है? इतने स्तरों में विभाजित है। 4 लेयर हैं। ये लेयर भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, कितने लेयरों में विभाजित है? 4 लेयर में विभाजित है। चलिए अब हम लोग बात और करते हैं इसमें कि इन लेयरों का विस्तार क्या है, इन लेयरों में होता क्या है। जैसे रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं डी लेयर में। रेडियो तरंगे परावर्तित कहां होती हैं? डी लेयर में। एग्जाम में भी पूछा जाता है, रेडियो तरंगे कहां परावर्तित होती हैं? तो डी लेयर में होती हैं। रेडियो तरंगे कहां परावर्तित होंगी मित्रों? तो रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं, लेकिन कैसी तरंगे होती हैं वो? बोलिए, कैसी तरंगे होती हैं? तो निम्न आवृत्ति वाली तरंगे होती है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। निम्न आवृत्ति वाली तरंग होती है। कैसी? निम्न आवृत्ति वाली तरंग होती है। निम्न आवृत्ति वाली तरंग होती है, डी लेयर में प्रवाहित होती है। इसकी जो ऊंचाई है 96 किलोमीटर से 114 किलोमीटर। 96 से लेकर के 114 किलोमीटर के क्षेत्र में डी लेयर का विस्तार है। 96 से लेकर के 114 किलोमीटर के बीच में डी लेयर का विस्तार है। यदि ई लेयर की बात कर दें, नहीं पहला लेयर है ना, तो ये 80 से लेके 96 होगा। कितना होगा? 80 से लेके 96 होगा। 80 से लेके 96, ये 80 से लेके 96 है और 96 से लेकर के 114 किलोमीटर ई लेयर है। ई लेयर में क्या होता है? ई लेयर का समझिएगा। ई लेयर में इसमें जो है मध्य तरंगे परावर्तित होती हैं। कौन सी तरंगे? मध्य तरंगे इसमें परावर्तित होती हैं, मध्य तरंगे। और वहां पर आपने देखा निम्न आवृत्ति वाली, तो मध्य आवृत्ति वाली तरंगे जो है यहां पर परावर्तित होती हैं। इनका जो किलोमीटर आप लोगों ने देखा है, मोटाई जो देखा है वो कितना है? 96 से लेकर के 114। यदि एफ लेयर की बात करी जाए कि एफ लेयर कहां से कहां तक है, तो 144 से लेकर 360 है। ये कितना? 144 से लेकर के 360 है। 144 से लेकर के 360 किलोमीटर तक इसका जो है विस्तार है। और 360 किलोमीटर तक विस्तार। और इस स्तर की जो बात है, एफ लेयर जो है इसमें रेडियो की लघु तरंगे,
इसमें जो है परावर्तित होती हैं रेडियो की लघु तरंगे। और जो जी लेयर है ये 360 से लेकर के 640 किलोमीटर तक ये तरंगे प्रवाहित होती हैं और इसमें सभी प्रकार की रेडियो तरंगे प्रवाहित होती हैं। इसमें जो है ये जो है इसमें सभी प्रकार की तरंगे प्रवाहित होती हैं, सभी रेडियो तरंगे प्रवाहित होती हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ये लेयर की बातें हुई हैं मित्रों। तो यहां पर हम लोग इन बातों को ध्यान दिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे। चलिए अब यहां तक देखिएगा, ये तो था आयन मंडल और मध्य मंडल। अब हम बात करेंगे किसकी, लास्ट मंडल की। और ये हमारा तीसरा था और ये हमारा चौथा था। लास्ट मंडल है मेरा जिसका नाम है बहिर्मंडल। और बहिर्मंडल को भी हम लोग देखते हैं। बहिर्मंडल में बहुत सारी क्रियाएं तो नहीं होती, लेकिन फिर भी बातें देखते हैं हम लोग बहिर्मंडल की। बहिर्मंडल एक ऐसा मंडल है मित्रों जिसका विस्तार, बहिर्मंडल का जो विस्तार है वो 640 से 10,000 किलोमीटर तक है। कितना है, 640 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक इस मंडल का विस्तार है। और आपसे पूछा जाएगा अगला फैक्ट कि बहिर्मंडल का जो विस्तार 10,000 किलोमीटर तक है तो इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो इसमें नाइट्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। किसकी, नाइट्रोजन, नहीं नाइट्रोजन नहीं होता इसमें, सही है, नाइट्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। हीलियम की क्या होती है, प्रधानता होती है। तो इसको भी याद रखना है, नाइट्रोजन और हीलियम की प्रधानता किसमें होती है, तो ये वायुमंडल के बहिर्मंडल में होती है। तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग बात किसकी करेंगे, वायुमंडल का रासायनिक संगठन की भी बात कर लेते हैं कि वायुमंडल के जो रासायनिक संगठन है वो कैसे, समझिएगा। तो वायुमंडल के रासायनिक संगठन, ये लास्ट हम लोग वायुमंडल के अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं मित्रों। तो रासायनिक संगठन की बात करते हैं। वायुमंडल का रासायनिक संगठन, वायुमंडल का रासायनिक संगठन। अब देखिएगा, वायुमंडल का जो रासायनिक संगठन है वो दो भागों में विभाजित है। दो भागों में विभाजित का सेंस यहां पे समझिएगा क्या है। एक जो है सममंडल है, सममंडल, और दूसरा जो है विषम मंडल है, विषम मंडल। दो प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। सममंडल में क्षोभ मंडल आता है, इसी में समताप मंडल भी आता है, इसी में मध्य मंडल भी आता है। इन तीनों का अगर विस्तार देख लिया जाए, इन तीनों का यदि विस्तार देखा जाए तो इन तीनों का विस्तार जो है ये मान के चलिए कि 88 से 90 किलोमीटर तक है। कितना, इन तीनों का विस्तार 88 से लेकर के 90 किलोमीटर के मध्य में इन तीनों का विस्तार है, 88 से 90 किलोमीटर। अब यदि आपसे यह पूछा जाए कि 88 से 90 किलोमीटर तक कौन सा मंडल है, तो आप बताएंगे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है और मध्य मंडल, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें दो तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन सा, पहला है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की मात्रा अगर बात करी जाए तो 78.3%, ऑक्सीजन की बात किया जाए तो लगभग 21% या 20.99% आप बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया सममंडल। इसमें कौन से दो तत्वों की बात हुई है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात हुई है, O2 और N2 की बात हुई है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, N2O2 N2O2 N2O2। अब विषम मंडल में दो, इसमें कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं इनकी भी बात कर लेते हैं। तो विषम मंडल में मित्रों यहां पर दो मंडल पाए जाते हैं। इन्हीं को आप विषम मंडल को आयन मंडल और बहिर्मंडल, विषम मंडल को आयन मंडल और बहिर्मंडल के रूप में जाना जाता है, बहिर्मंडल के रूप में जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो विषम मंडल है इनका विस्तार कहां से कहां तक है, तो 90 से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। तो 90 से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक इसका जो है विस्तार है। तो ये भी याद रखिएगा। और इस मंडल में जो है
आणविक नाइट्रोजन, आणविक ऑक्सीजन, हीलियम परत और आणविक नाइट्रोजन इसमें पाए जाते हैं परत के रूप में। तो ये बहिर्मंडल को, विषम मंडल को आपने देखा अभी तक, विषम मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल है, और सममंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल है। इससे भी सवाल बने हैं, हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो मित्रों यहीं पर समाप्त होगी। आप लोगों ने वीडियो को देखा है, अच्छे से समझिए इसको। वायुमंडल से संबंधित बहुत सारी चीजें बताई गई। वायुमंडल का ये पार्ट 1 है। अभी वायुमंडल का पार्ट 2 दूसरा आएगा, जिसमें 20 सवाल प्रैक्टिस भी होंगे और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, कितने आज तक क्वेश्चन बने हैं। और पूरा करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इस वीडियो से ही पूरा सवाल बन रहा है, अर्थात आपके लिए बहुत उपयोगी होगी मित्रों। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।